हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं बात करने वाली हूँ क्लास 12 के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? मैंने एक लॉ पहले ही करवाया हुआ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हम लॉ ऑफ डीएमयू भी बोलते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर लेती हूँ। स्टूडेंट्स, ये तीन लॉ है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अभी बता रही हूँ। ये तीन लॉ है, काफी इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई एंड लॉ ऑफ डीएमयू। इन तीनों में से कोई ना कोई एक आएगा ही आएगा। चलिए देखते हैं लॉ है क्या। लॉ ऑफ डिमांड है क्या? लॉ ऑफ डिमांड का मतलब, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप मार्केट गए, आपने देखा लैक्मे का प्रोडक्ट भी है, आपने देखा नॉर्मल पॉन्ड्स का प्रोडक्ट भी है, ठीक है। आप देखेंगे, दोनों को मेजर करेंगे तो किसकी प्राइसेस ज्यादा हाई होगी, वो आप अपने टैग्स में देखेंगे, दोनों में किसकी ज्यादा प्राइस हाई होगी। बट जिसकी प्राइस हाई होगी आप वो खरीदेंगे, कि जिसकी प्राइस थोड़ी कम होगी, रीजनेबल रेट में होगी, आप वो खरीदेंगे? ऑब्वियसली जो रीजनेबल रेट में है आप वो खरीदेंगे। अब ये नॉर्मल कंज्यूमर बिहेवियर है। जिस किसी प्रोडक्ट की प्राइस अगर जो ज्यादा होती है, कंज्यूमर उसको कम प्रेफर करता है खरीदना। लेकिन अगर जो जिस प्रोडक्ट की प्राइस कम होती है, कंज्यूमर बोलता है यार ठीक है, अभी मैं ये खरीद लेता हूँ क्योंकि अफोर्डेबल प्राइस में है। जैसे कि आईफोन। आईफोन क्या है, हर कोई खरीदता है? नहीं, हर कोई नहीं खरीदता। क्यों नहीं खरीदता है हर कोई? क्योंकि अफोर्डेबल प्राइस नहीं है उसकी। अगर जो मुझे वही चीज आईफोन में भी मिल रही है यूज करना, वही चीज नॉर्मल वीवो ओप्पो वगैरह में भी मिल रही है, तो व्हाई नॉट, मैं क्यों वो परचेज करूं? ऑब्वियसली मैं वो परचेज नहीं करूंगी, क्योंकि आईफोन मेरे रेंज के बाहर है, ऐसा होगा वो। अभी इसमें आपको क्या समझता है कि कंज्यूमर कैसा बिहेव करता है टुवर्ड्स प्राइस? कंज्यूमर बिहेव करता है, प्राइस अगर जो ज्यादा होती है तो कंज्यूमर उसकी डिमांड क्या करता है? कम करता है। अगर जो प्राइस कम होती है तो कंज्यूमर उसकी डिमांड क्या करता है? ज्यादा करता है। ये लॉ मैं पहले ही बता रही हूँ, ये लॉ नेसेसरी पे नहीं लगता है, नेसेसिटीज पे नहीं लगता है। अभी एक एग्जांपल, सॉल्ट कितना भी महंगा हो जाए, ये लॉ उसके ऊपर अप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये लॉ उसके ऊपर अप्लीकेबल? क्योंकि वो नेसेसिटी है। बिना नमक के कोई खाना बन सका है अब तक? नहीं बनेगा, ऑब्वियसली नॉट। तो ये लॉ नेसेसिटीज पे नहीं लगेगा। बट जो अवॉइडेबल थिंग्स है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है जो हम अवॉइड कर सकते हैं, उन पे ये लॉ अप्लीकेबल होगा। चलो, एक मिनट का पॉज लेके प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि यही कंटेंट आपको डेली अपडेट में आता रहे। थैंक यू। चलो आगे वीडियो को बढ़ाते हैं। अभी सबसे पहले मैं लॉ ऑफ डिमांड को लिखने का तरीका बताती हूँ। ये मैं सेम लॉ ऑफ डीएमयू में भी बता चुकी हूँ, अभी भी बता रही हूँ कि लॉ को लिखने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले लिखते हैं लॉ का इंट्रोडक्शन, फिर लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ लॉ, कि ये लॉ किसने लाया है, उसका रीजन क्या है लाने का, फिर स्टेटमेंट ऑफ लॉ लिखते हैं, फिर एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम एंड स्केड्यूल। यहां तक तो कॉमन है, यहां तक तो ये तीनों कंपल्शन है, लिखना ही है। फिर उसके बाद लिखते हैं अजम्पशंस, फिर लिखते हैं एक्सेप्शंस। अभी सबसे पहले क्वेश्चन आपका ये होगा स्टूडेंट्स की, अजम्पशंस भी लिखने पड़ेंगे, एक्सेप्शंस भी लिखने पड़ेंगे? नहीं, आपको एग्जाम में जो पूछा जाए आप वो लिखोगे। अगर जो इनकेस लिखा हुआ है स्टेट द लॉ ऑफ, स्टेट लॉ ऑफ डिमांड एंड एक्सप्लेन विद अजम्पशंस, लॉ ऑफ डिमांड बताओ और उसका अजम्पशंस बताओ, तो आप एक्सेप्शंस नहीं लिखोगे ऑब्वियसली। लेकिन आपको क्वेश्चन में ऐसे आ रहा है स्टेट द लॉ ऑफ डिमांड अलोंग विथ एक्सेप्शंस, तो आप अजम्पशंस नहीं लिखोगे, ओनली एक्सेप्शंस लिखोगे। यहाँ सिर्फ ऐसे आ रहा है स्टेट लॉ ऑफ डिमांड, सिर्फ ये आ रहा है, और वो क्वेश्चन आ रहा है 8 मार्क्स के लिए, तो फिर आप क्या लिखोगे? पूरा लॉ अलोंग विथ assumptions एंड विथ एक्सेप्शंस, मतलब आप दोनों चीजें लिखोगे, assumptions भी एक्सेप्शंस भी। 5 पॉइंट assumptions की लिख लोगे, 5 पॉइंट एक्सेप्शंस की लिख लोगे, बट पूरा लिखना पड़ेगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अभी आगे बढ़ाते हैं, लॉ ऑफ डिमांड लाया कौन था? ऐसा कौन सा पर्सन था जिसने लॉ ऑफ डिमांड सबसे पहले एनालाइज किया? लॉ ऑफ डिमांड सबसे पहले कौन लेके आया था? ऐसे कौन से पर्सन थे जिन्होंने लॉ ये इलेबोरेट किया था? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने ये लॉ रिकॉग्नाइज किया था अपने बुक्स में, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स।
जो पब्लिश हुई थी 1890 में। ऑब्वियसली प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने देखा होगा कि कंज्यूमर कैसा बिहेव करता है रिगार्डिंग देयर प्राइस, इसीलिए प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने बोला होगा डिमांड इज फंक्शन ऑफ प्राइस। ये मैथमेटिशियन फॉर्मूला है, डिमांड इज फंक्शन ऑफ प्राइस। मतलब डिमांड क्या है, फंक्शन है प्राइस का। मतलब हमारी डिमांड डिपेंड करती है प्राइस के ऊपर कि हम कैसा रिएक्ट करेंगे किसी प्रोडक्ट का प्राइस अगर जो ज्यादा होगा या कम होगा। ठीक है, मैंने आपको लिखने का तरीका बता दिया कि लॉ कैसे दिखते हैं। अभी स्टेटमेंट बताती हूँ कि अल्फ्रेड मार्शल ने स्टेटमेंट क्या बताई है लॉ के अकॉर्डिंग। अभी अल्फ्रेड मार्शल ने स्टेटमेंट में क्या बोला है, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, सारी दूसरी चीजों को स्टैच्यू कर दो, किसी पे भी फोकस मत करो, जो आपका लॉ है सिर्फ उस पे ही फोकस करो। क्या है हमारा लॉ, द हायर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब अगर जो प्राइस ज्यादा रहेगा तो डिमांड क्या रहेगी, कम रहेगी। द हायर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, जितनी प्राइस ज्यादा होगी उतनी क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, कम होगी। द लोअर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस जितनी कम होगी उतनी हमारी डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब लोअर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जितनी प्राइस कम होगी उतनी हमारी डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी। ये है सिंपल स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ये स्टेटमेंट ऑन पॉइंट होना चाहिए, आप इसमें अपनी ओन वर्डिंग्स ऐड नहीं कर सकते। किसी ने अगर जो डेफिनेशन लिख दी है तो आप उसकी डेफिनेशन को चेंज नहीं कर सकते। तो स्टेटमेंट ऑफ लॉ भी वही है कि किसी मार्शल ने अगर जो ये अपनी स्टेटमेंट्स लिख ली है, डेफिनेशन दे दी है, तो आप उसकी डेफिनेशन को चेंज नहीं कर सकते अपने एग्जाम्स पेपर में। जो डेफिनेशन उसने दी है, जो स्टेटमेंट उसने दी है, तो आपको वही स्टेटमेंट ऑन पॉइंट लिखनी पड़ेगी। ये था हमारा स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अभी इसका डायग्राम देखते हैं कि डायग्राम क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे अभी एक स्केड्यूल बनाया हुआ है, लॉ ऑफ डिमांड का स्केड्यूल। मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, सपोज कमोडिटी है ए बी सी डी ई, ये 5 कमोडिटीज है ए बी सी डी ई। जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस 1 है, मतलब 1 2 3 4 5, देखिए आप रेंज बढ़ता जा रहा है। जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस एकदम कम है तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, एकदम ज्यादा है, 50 है। जब मेरी प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, एकदम ज्यादा है, तो मेरी डिमांड क्या है, एकदम कम है। जैसे धीरे धीरे देखिए यहाँ पे प्राइस बढ़ती जा रही है, 1 2 3 4 5, लोअर टू हायर गई, 1 2 3 4 5। यहाँ पे मेरी डिमांड अभी देखिए, जब प्राइस सबसे ज्यादा थी मेरी डिमांड क्या है, सबसे कम है। फिर थोड़ी प्राइस उससे क्या हुई, कम हुई, तो मेरी डिमांड थोड़ी बढ़ गई। मेरी प्राइस और कम हो गई तो डिमांड क्या हो गई, और बढ़ गई। जब प्राइस और कम हुई तो फिर प्राइस क्या हो गई, डिमांड और थोड़ी बढ़ गई। जब प्राइस एकदम लोएस्ट हो गई तब डिमांड क्या है, मेरी हाईएस्ट है। ये लॉ है हमारे डिमांड का। डिमांड का लॉ क्या है, जब लोअर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी हायर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, हायर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। अभी इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन। ठीक है, यहाँ पे मैं प्राइस की प्लॉटिंग कर रही हूँ, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड की प्लॉटिंग कर रही हूँ। प्राइस क्या है मेरी, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अभी क्वांटिटी डिमांडेड की प्लॉटिंग यहाँ पे कर रही हूँ, 10 20 30 40 एंड 50। अभी यही स्केड्यूल को मैं यहाँ पे प्लॉटिंग कर रही हूँ। देखो मेरी 1 थी प्राइस, मेरी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, 50। जब प्राइस 1 है क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, 50। यहाँ पे मैंने डॉट कर दिया। जब मेरी प्राइस 2 है, मेरी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, 40। प्राइस 2 क्वांटिटी डिमांडेड 40। जब प्राइस 3 है देन इट इज 30, तो 30 पे प्लॉटिंग करूंगी। देखो 30 पे प्लॉटिंग। 4 है तो कितने पे, 20। 4 है तो 20। कितनी है, 10, तो 5 पे मैं कितनी करूंगी, 10। ठीक है, अभी देखो मैं ये जो डॉट्स है ना उसको मिला रही हूँ फ्री हैंड। अब बताओ मेरा डिमांड कर्व, ये डिमांड कर्व है जिसको हम डीडी कर्व भी बोलते हैं। ये डीडी कर्व बताइए अपवर्ड है, मतलब ऊपर जा रहा है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, मतलब मेरी डिमांड क्या हो रही है, कम होती जा रही है जैसे ही प्राइस मेरी इंक्रीज हो रही है। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, ये आपको 102% फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा ही आएगा। डिमांड कर्व शोज फ्रॉम
लेफ्ट टू राइट, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। ठीक है, अब आई होप इट इज क्लियर टू यू। अभी हम देखते हैं अजम्पशंस। अजम्पशंस क्या क्या अजम्पशंस रखनी पड़ेगी मुझे, माइंडसेट क्या क्या करना पड़ेगा तो मेरी लॉ ये अप्लीकेबल होगी। अजम्पशंस का मतलब ये है आप ये माइंडसेट बना लो तो ही आपका लॉ ऑफ डिमांड अप्लीकेबल होगा, until and unless it is not applicable to anything। आई होप इट इज क्लियर टू यू। वीडियो को एंड तक देखिए। अभी आपने क्या देखा, लॉ ऑफ डिमांड एक इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ये एक अपोजिट रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में, क्योंकि एक की अगर जो प्राइस बढ़ रही है तो दूसरी क्या हो रही है, डिमांड कम हो रही है। दो एरोस अप एंड डाउन जा रहे हैं, मतलब हमारा इनवर्स रिलेशनशिप है, अपोजिट रिलेशनशिप है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। अभी देखते हैं अजम्पशंस। हम क्या क्या अजम्पशंस पकड़ के चले, अज्यूम करके चले तो मेरी डिमांड अनचेंज होगी। अच्छा, आप एक फैमिली है, आप एक फैमिली है, आपकी एक फिक्स्ड इनकम होगी, आपने एक पर्टिकुलर डिमांड बनाई होगी कि मुझे इतना महीने में राशन लगता है, मुझे इतने मंथली एक्सपेंसेस लगते हैं, ये आपने फिक्स्ड इनकम, फिक्स्ड डिमांड बना के रखी होगी कि हमारे फैमिली की ये नेसेसिटीज है, ये डिमांड है। सपोज एक फैमिली मेंबर बढ़ जा रहा है या एक फैमिली मेंबर की इनकम बढ़ जा रही है, कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ इंक्रीज हो जा रहा है, तो आपकी डिमांड इफेक्ट होगी। यस, इट इज अफेक्टेड, बट ये लॉ कहता है कि अगर जो आपकी डिमांड सेम रखनी है, सिमिलर रखनी है, तो आपको ये अजम्पशंस फॉलो करने पड़ेंगे। अभी ये अजम्पशंस क्या है, कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम। किसी भी इंसान की इनकम बढ़नी नहीं चाहिए, क्योंकि नेचुरल बात है, अगर जो किसी भी इंसान की इनकम बढ़ती है तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट, नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन। अगर जो 8 मेंबर्स हो आप फैमिली में, 8 के अगर जो 9 हो गए फैमिली मेंबर्स, तो फिर आपकी डिमांड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो आपकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। जहां पे 8 लोगों का खाना बनता था वहां पे भी 9 लोगों का खाना बनेगा। ये पॉपुलेशन चेंज मतलब डिमांड चेंज, ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन कांस्टेंट। सब्स्टिट्यूट गुड्स मैं बता चुकी हूँ, लॉ ऑफ डिमांड, मैंने डिमांड चैप्टर की एक वीडियो बनाई हुई है। सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन कांस्टेंट। सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब अगर जो पेट्रोल का प्राइस कम हो रहा है तो ऑटोमेटिकली कार, एक्टिवाज, इनकी डिमांड बढ़ जाएगी, है ना। अगर जो किसी भी प्राइस का डिमांड प्राइस कम हो रहा है तो ऑटोमेटिकली डिमांड दूसरे की बढ़ जाती है, तो इसमें ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन कांस्टेंट। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब सपोज मैंने टी एंड कॉफी का एग्जांपल दिया है, यहाँ पे शुगर एंड जैगरी का एग्जांपल दिया हुआ है। टी एंड कॉफी, अगर जो टी की प्राइस बढ़ गई तो फिर कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। मतलब अगर जो एक प्रोडक्ट, एक के प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जा रही है तो दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जा रही है, तो इसमें ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। नो एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइस चेंजेस इन फ्यूचर प्राइसेस। आप ये उम्मीद मत करके चलो कि फ्यूचर में ये प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाएगी तो आपकी प्रेजेंट डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो भी ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट, नो चेंज इन टेस्ट हैबिट्स एंड प्रेफरेंस एंड फैशन। आपका टेस्ट वही होना चाहिए, मतलब जो आपकी प्रेफरेंसेस है, आप वही, जो आपको अभी पसंद है वही आपको 5 साल बाद भी पसंद आना चाहिए। दैट इज हाईली इम्पॉसिबल। तो ये लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा अगर जो आपने इनमें से कुछ चेंज किया तो। आप अगर जो नैरो बॉटम पहनते हो, अगर जो रिप्ड जीन्स का ट्रेंड आ गया है तो भी आपको नैरो बॉटम ही वेयर करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू इट इज हाईली इम्पॉसिबल, ये लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा। नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसीज। टैक्सेस का हाईली इम्पैक्ट होता है हमारे डिमांड पे, क्योंकि कोई अगर जो आईटी रिटर्न्स भर रहा है या कोई अगर जो इनकम टैक्स भर रहा है, जीएसटी भर रहा है, मतलब वो अपनी इनकम टैक्सेस में डाल रहा है, टैक्सेस दे रहा है, टैक्सेस पे कर रहा है, तो फिर उसकी डिमांड भी चेंज होगी, क्योंकि उसके पास उसकी नेट इनकम क्या रहेगी, कम रहेगी। तो टैक्सेस का हाईली इम्पैक्ट होता है हमारे डिमांड पे। अभी आगे देखते हैं एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस क्या है हमारे डिमांड के। एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड क्या है। सबसे पहला, ये लॉ किन किन पे अप्लीकेबल नहीं होता है, मतलब इनकी प्राइस बढ़ जाए, कम हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये लॉ उनके ऊपर अप्लीकेबल नहीं होगा। अभी गिफन गुड्स क्या है। गिफन मतलब क्या, आपको इंफीरियर गुड्स ऐसे होते हैं जिसका प्राइस कम हो जाए या प्राइस बढ़ जाए, कुछ भी डिमांड में चेंज नहीं होता है। सर रॉबर्ट नाम के एक पर्सन थे, सर रॉबर्ट गिफन नाम के एक पर्सन थे, उन्होंने इंग्लैंड में ये चीज नोट की थी। उन्होंने इंग्लैंड में क्या नोट किया था, लेबर्स थे,
लेबर्स, उन्होंने देखा था कि ब्रेड की रेट जो है वो कम हो गई थी, ब्रेड की प्राइसेस कम हो गई थी, तो लोग ब्रेड सबसे ज्यादा परचेज नहीं कर रहे थे, क्योंकि उस एक्चुअली लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है कि जिसकी प्राइस कम होती है वो सबसे ज्यादा परचेज करते हैं, बट लोगों ने वही वो नहीं किया। ब्रेड की प्राइस कम हो गई ना, तो ब्रेड उतनी ही क्वांटिटी में परचेज किए, मीट ज्यादा परचेज करने लगे, मीट ज्यादा परचेज करने लगे। तो इंफीरियर गुड्स की कितनी भी प्राइस बढ़ जाए या कम हो जाए, इंफीरियर गुड्स पे कुछ भी डिमांड चेंज नहीं होगी, सिर्फ सुपीरियर पे डिमांड चेंज होगी। जैसे यहाँ ये केस में ब्रेड था इंफीरियर एंड सुपीरियर क्या था, मीट। इसको हम गिफिन पैराडॉक्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये सर रॉबर्ट गिफिन ने ही इलेबरेट किया है। प्रेस्टीज गुड्स जैसे कि डायमंड्स, नेकलेस, ब्रेसलेट्स, गोल्ड, कोहिनूर, ये सब क्या है, ये सब प्रेस्टीज गुड्स है, ऑर्नामेंट्स है, प्रेस्टीज गुड्स है। ये प्रेस्टीज गुड्स अगर जो कितना भी अमीर हो, उनको नीड नहीं होगी ना ये खरीदने की, तो भी ये खरीदेंगे, क्योंकि ये सिंबल है एक लाइफस्टाइल का। उनके गहने देख के लोग पता करते हैं कि इनकी लाइफस्टाइल कितनी होगी। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आर अंबानी। नेक्स्ट, स्पेक्यूलेशंस। स्पेक्यूलेशंस मतलब जैसे कि अभी दिवाली आ रही है, जैसे कि अभी दिवाली आ रही है, ठीक है, दिवाली के टाइम पे ऑयल, शुगर, जेगरी, इनके रेट्स काफी बढ़ जाते हैं, क्योंकि फेस्टिव सीजन है, बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये लोग अपने फेस्टिवल में काफी ज्यादा ये चीजें यूज करते हैं स्वीट्स वगैरह बनाने के लिए। तो क्या करते हैं लोग, अगर जो प्राइस ज्यादा होगी ना, तो भी ये लोग चीज परचेज करेंगे, मतलब हम लोग ये परचेज करेंगे क्योंकि हमें उसकी नीड है। ये स्पेकुलेशंस मतलब फ्रॉड करते हैं लोग कि फेस्टिव में और ज्यादा महंगे में लोग खरीदेंगे, तो भी हम लोग वो खरीदते हैं, ठीक है। वो उस वो टाइम पे ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। प्राइस इल्यूशंस, लोगों को ना फोमो है, लोगों को फोमो है कि यार महंगे में भी वही चीज खरीदते हैं। उनकी एक थिंकिंग होती है कि ये ब्रांडेड चीज है ना, ये काफी अच्छी क्वालिटी की होगी, और ये रोड साइड चीज है ना, तो ये अच्छी नहीं होगी। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं दे सकती हूँ, स्ट्रीट फूड एंड कैफेज फूड। स्ट्रीट पे आपको एज वेल ज्यादा टेस्ट मिलेगी, बट लोग क्या प्रिफर करते हैं, कैफे। ये है मेंटालिटी की ना, कैफे में ज्यादा हाइजीन होगा, अच्छा होगा, और स्ट्रीट पे कम हाइजीन होगा, बट होता उल्टा है, इनवर्स होता है पूरा। नेक्स्ट, इग्नोरेंस। इसका एग्जाम्पल, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का क्या है कि अभी सपोज जारा की सेल लगी थी बिफोर अ वीक, एग्जाम्पल दे दूं, बिफोर अ वीक जारा की सेल लगी थी, ठीक है। अभी मैं दिवाली के टाइम पे वही जारा के ब्रांडेड क्लोथ्स एक्सपेंसिव में खरीद रही हूँ, महंगे में खरीद रही हूँ। ये क्यों होता है, मैं उसकी हाई प्राइस पे करके वो गुड्स खरीद रही हूँ। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम इग्नोर कर चुके थे कि उसकी वीक बिफोर सेल लगी थी। वो जो सेल पे ध्यान रहता मेरा कि वहां पे सेल लगी हुई है, तो मैं वो परचेस कर लेती, वही चीज मुझे सस्ते दाम में मिलती। लेकिन बिकॉज ऑफ माई इग्नोरेंस मैंने वही चीज क्या की, महंगे में खरीदी। ये है इग्नोरेंस का पॉइंट। हैबिचुअल गुड्स, किसी को आदत है स्मोक करने की, तो उसके लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा, महंगे में भी वो स्मोक खरीदेगा। ड्रिंक की आदत है, हैबिचुअल है, खरीदेगा। मेडिसिन हैबिचुअल है, मतलब बॉडी मेरी यूज थ्रू हो गई है उसके, तो फिर मैं वो महंगे में भी खरीदूंगी। ये थे हमारे लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस की, ये सर्टेन चीजें हैं जिसपे ये लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा। आई होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।